बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर मुदस्सिर अलवी और नाज़रीन आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में आने वाली अच्छी खबरों के हवाले से। यकीनन जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए उसके समरात भी आने शुरू हो गए हैं और अब नए हरमस में जो ट्रैफिक है वो भी बेहतर हो गई है। जो फ्यूल टैंकर्स थे, जो कंटेनर्स थे, जो मेवे सफ़र थे रुके हुए थे कहीं, उनकी रवानी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ ही जो एक केओस था आलमी सतह पर, जो और ख़ास तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ा केओस था कि कभी अप हो रही थी, कभी डाउन हो रही थी, लेकिन अब प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कम से कम अगले चंद दिनों तक कम से कम कीमतें वो स्टेबल रहेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां हम देख रहे हैं। अब ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे जो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जो आज दौरा होने जा रहा है और वो अपने 70 रुकनी वफ़ के साथ जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान में उनके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस्लामाबाद को बड़े ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी मेजर्स को भी बड़ी हद तक जो है वो मैनेज किया गया है। जो लारी अड्डे थे या ट्रांसपोर्ट थे वो बंद की गई है, रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इस पर हम बात करेंगे आज तफसीली। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन। आप दफाई तजियाकार भी हैं, साथ साथ जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे सबसे पहले ईरानियन प्रेसिडेंट के विजिट के बारे से। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हो, अल्लाह का बड़ा करम है। आप भी खैरियत से हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो आ रहे हैं, ये क्या एजेंडा है? और यहाँ पे भी जो है वो सुनने में बहुत सारी खुशखबरियां आ रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका जी। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का आज का दौरा वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है कि 2 रोज कबल जब उनकी स्विट्जरलैंड में प्राइम मिनिस्टर से और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, उस वक्त उनको प्राइम मिनिस्टर में दावत दी थी और उन्होंने खुद अब भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं बहुत जल्द इस्लामाबाद में आके तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। तो वो आज आ रहे हैं। उनका 1 रोजा दौरा है। दौरे का बुनियादी मकसद इस पूरे प्रोसेस में, जब से ईरान पे अमेरिका ने हमला किया 28 फरवरी को, उस वक्त से लेके आज तक जो कुछ पाकिस्तान की क़यादत ने ईरान के लिए बिलखुसूस किया, इस जंग को रुकवाने में, अमन मुआहदे की तरफ जाने में, फिर एक MOU पे साइन करने में, बहुत उसकी लंबी तफसील है। तो ईरान के अवाम, ईरान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के बहुत मशहूर है। जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं। और उनके साथ जो इतना बड़ा वफ्द है उसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के लोग शामिल हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत भी, ईरान की गवर्नमेंट भी इस चीज का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही है कि देरपा अमन कायम हो, वहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पीस प्रोसेस के बाद, डायलॉग के बाद एक मुआहदा साइन हो, ताकि जो तरक्की के, खुशहाली के नए रास्ते, नए एवेन्यूज इस एरिया में वो खुले। तो मेरा ख्याल है इस पे इनिशियल बात तो जी इस विजिट पे दोबारा बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो मुज़ाकरात हुए, कुछ नुकात तो सामने जो है वो मीडिया के जरिए आ रहे हैं। अभी मुकम्मल तो जो मुज़ाकरात कुछ हो रहे हैं टेक्निकल नवीयत के, लेकिन क्या समझते हैं जो जॉइंट स्टेटमेंट में बात हुई, 60 दिन का जो फ्रेमवर्क बनाया गया, तकनीकी बुनियाद पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ चीज़ें डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जैसे कि कल बाकर कौलिबाफ साहब ने कहा कि $12 अरब जो है वो रिलीज होंगे। इसी तरह ही 60 दिनों को जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत को सेल करने की इजाज़त दी गई। और कौन से ऐसे नुकात हैं जिन पर एग्रीमेंट हो चुका है दोनों पार्टीज के दरमियान? मेरा ख्याल है कि बाय एंड लार्ज जो अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है, वो तकरीबन तमाम नुकात पे हो चुका है, इंक्लूडिंग जो उनका जौहरी प्रोग्राम है। मोडेलिटीज तय करनी है, जो मोडेलिटीज तय करनी है, चाहे वो जौहरी प्रोग्राम के बारे में है, चाहे ईरान के मुंजमद असासों को बहाल करने के बारे में है, चाहे ईरान के ऊपर आए जो पाबंदियां इतनी देर से उनको लिफ्ट करने के बारे में है, या इसी तरीके से ईरान के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के और सैंक्शंस थी उनको उठाने की बात है। ईरान को महदूद मुद्दत के लिए, या मुद्दत तो नहीं कह सकते, ईरान को इनिशियली महदूद क्वांटिटी का जो तेल फरोख्त करने की इजाजत है, तो उसके बारे में यकीनन कहा जा रहा है। कोई ममालिक की लिस्ट भी बनी है कि इन ममालिक को सिर्फ बेच सकता है, इसके हवाले से कोई इत्तलात है? मेरे ख्याल जब आपने सैंक्शंस उठानी है
जब आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जब आपने उनके मुंजमद असासों को बहाल करना है, तो फिर ये शर्त रखना बहुत अजीब सा लगेगा कि कुछ महदूद लेकिन है मुआवजे तो कर सही सकते हैं। शर्त, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इनिशियली हो सकता है, जी। तो देखें अभी तो वो 60 डेज के अंदर आपने जाके मुआहदे को उस पर एग्री करना है। अभी तो इनिशियल ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है, इनिशियली शायद कुछ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब ये मुआहदा इंशाल्लाह विद इन 60 डेज साइन हो जाएगा, जिसमें तमाम पॉइंट्स को एड्रेस किया जाएगा, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई शर्त होगी कि आप किसको बेच सकते हैं और किसको नहीं बेच सकते, क्योंकि ये तो कोई मंतक ही नहीं बनती ना। दुनिया के तमाम ममालिक इंडिपेंडेंट है, आजाद है, जिसको मर्जी। ईरान की डिफरेंट सिचुएशन थी, जब वो सिचुएशन खत्म हो गई, जब आपकी उनके साथ पीस एग्रीमेंट हो गया, तो फिर तो इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इनिशियली तो देखे ना, इनिशियली तो उनको ये भी कहा जा रहा है कि एक महदूद क्वांटिटी का ऑयल बेच सकते हैं, लेकिन ये इनिशियली है, ये शुरू में है। यानी बाद अभी में जब सिर्फ मुआहदा टोकन तय कर- वसूल होगा, सारी पेमेंट बाद में होगी। डॉक्टर साहब, असल में ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है ना। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जब इतना आपकी बदएतमादी हो, जब एक दूसरे के ऊपर इतने खदशात हो, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के टाइम तौर पर इस लगता तरह है। के काम इनिशियली किए जाते हैं। सही। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जोहरी तनसीबात की इंस्पेक्शन के हवाले से आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी को है वो भी विजिट करवाया जाए, इस हवाले से कोई बात चीज सामने आई? वो पहले भी विजिट करते रहे हैं, उसी के दौरान के हमेशा से मौकफ रहा है कि हम इंटरनेशनल जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA जो है उसके तमाम प्रोटोकॉल्स को पहले भी अडेयर करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। वो तो एक जंग की सूरत हाल ने, ऐसे बेतुकी जंग ने काम खराब कर दिया। बिल्कुल अच्छा, IAEA हमें भी याद है कि विजिट ईरान ने करें। तो कभी कहा ही नहीं कि वो एटमी सलाहियत हासिल कर सकता है, वो तो अपने पुराने एटमी प्रोग्राम की वजह जो है वो कोशिश करता रहा है। वो खदशात है ना जी, वो डर लगा रहता है, खौफ इसराइल को बहुत ज्यादा था कि जोहरी हथियार बना लेंगे, इनके अंदर सलाहियत है, अगर ये 60% यूरेनियम एनरिच कर सकते हैं तो 90% भी कर लेंगे। इस तरह की बातें सारी होती रही हैं, तो खदशात की और खौफ की बुनियाद पर सब कुछ ये होता है, जो कि मेरा ख्याल अब नहीं होना चाहिए। ये जो 60% जो अफजुदा यूरेनियम के हवाले से पहले शायद कोई बात थी किसी दूसरे मुल्क में जाएगी, लेकिन अब इतलात है कि इस पे सेटलमेंट हो चुकी है कि उसी ईरान में ही रहेगी, लेकिन शायद डाइल्यूट कर दिया जाए। हाँ जी, ऐसी इतलात आ रही है, और बात भी अगर आप इत्तेफाक करेंगे कि यही बात समझ में भी आती है ना। आपका मकसद है कि जो एनरिच यूरेनियम उनके पास है उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, डीग्रेड कर दिया जाए, डाउन ग्रेड कर दिया जाए। तो चाहे वो ईरान में हो, दूसरे मुल्क में ले जाने की तो फिर वो बिल्कुल ही तुक नहीं बनती। ईरान ने इस पे हमेशा से एतराज किया है। मकसद ये है कि उसको आपने डाउन ग्रेड करना, डाइल्यूट करना है, तो ईरान में हो जाए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कर दे, तो आई थिंक पर्पज अचीव हो गया। सही। अच्छा, अभी आपके पास क्या इतलात है कि अबनाए हुर्मस जो है वो कितनी हद तक फाल हो चुकी है? आज ही मैं ट्रैकिंग डाटा देख रहा था, तो अभी कोई दर्जनों जहाज गुजर रहे हैं। जो पहले की सूरत हाल थी वो जरा मुख्तलिफ थी, बहुत ज्यादा जो है वो ट्रैफिक होती थी। कितना टाइम लगेगा इसको बहाली में? डॉक्टर, जो अभी अबनाए हुर्मस में बंदिश तो कोई नहीं है, खोल दी गई है। जो जहाजों की अभी तादाद कम है उसकी रीजन दो है। एक तो कोई भी शायद लोगों में कुछ, जैसे कहते हैं ना जी, वो फियर ऑफ अननोन के दोबारा से कोई गड़बड़ ना हो जाए, और सेकंडली जो जहाज वहां पर पहुंच जाए, कहीं से ट्रेवल करके आते हैं ना, बहुत देर से ट्रैफिक रुकी हुई थी। अभी जब ट्रैफिक ओपन हुई है तो जहाजों को जहां कहीं भी वो है, कोई तेल लेके आ रहा है, कोई दूसरे जो कमोडिटीज लेके आ रहा है, तो उनकी जो जहां से वो चले हैं, जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो जब पर्शियन गल्फ में पहुंचेंगे तो उसके बाद ही आपने हुर्मस से गुजरेंगे। मेरे ख्याल अगले चंद दिनों में फुल स्केल पे हमें नजर आएगी आपने हुर्मस में ट्रैफिक। अब जैसे कि ईरान को भी परमिशन मिल गई है ट्रेड करने की, और हॉर्मस भी खुल गया है, तो क्या देखते हैं सिनेरियो आने वाले दिनों में जो आलमी मार्केट में मसनूआत है पेट्रोलियम की, उसकी कीमतों में कोई रुझान देख रहे हैं मजीद कमी का, या ये स्टेबल रहेंगी अभी तक? मेरा ख्याल 78, 79, $77 पे आ गया। जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त भी बाय लार्ज इधर ही था। तो कुछ तो जंग की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी थी, कुछ सप्लाई एंड डिमांड का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता है कि ओपेक उसके मुताबिक भी कीमतों का तयन करते रहता है। तो कुछ तो ऑयल तनसीबात भी डैमेज हुई है ना, मुख्तलिफ जो गल्फ कंट्रीज है उनकर।
मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी ज्यादा डैमेज हुए हैं कि उससे कोई तेल की तरसील पे फर्क पड़े। इतनी ज्यादा डैमेज नहीं हुई, कोई पार्शियल डैमेज हुई है, वो ठीक हो जाएंगे, उसको ठीक कर लेंगे। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा मुल्क है, यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग है, इराक है, इतना बड़ा नुकसान नहीं कोई हुआ। ईरान की तनसीबात का नुकसान हुआ, लेकिन ईरान तो पहले भी हाँ ऑयल obviously वो इंटरनेशनल तो मार्केट में उस तरीके से सेल नहीं कर रहा था। कुवैत की कुछ हुई है, यस। कतर की ऑयल तनसीबात खास नहीं हुई, गैस तनसीबात कुछ हुई थी, लेकिन वो जितना आजकल के जमाने में टाइम नहीं लगता उनको रीबिल्ड करने में, मेरा ख्याल 7 प्रोसेस हुई और डैमेज हुई थी, साथ ही रिपेयर वर्क भी शुरू हो गया था। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये तेल की जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट उसको डिटरमिन करेगी, बाय लार्ज यहीं पर रहेगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जनरली स्पीकिंग जितनी आपने हॉर्मस के हवाले से एक बड़ा इशू क्रिएट रहा, कांस्टेंट सप्लाई रही बल्कि ज़ीरो रही, अब ये मुल्क तो मुतबादल भी कुछ हाल सोचेंगे कोई, या मुतबादल ऐसी कोई रास्ते हैं या बन सकते हैं, क्या इस बारे में आप कहते हैं एज अ डिफेंस एनालिस्ट? देखिए, जो समुद्री रास्ते होते हैं वो तो महदूद होते हैं, अब नया रास्ता तो क्रिएट नहीं कर सकते। जो स्ट्रेट्स हैं, अभी अगर किसी ने गुजर के पर्शियन गल्फ में से आना है तो उसने आपने हुर्मुज़ में से गुजर के आना है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते समुद्री रास्तों को। जिन्होंने यहाँ से गुजरना है वहीं से गुजरना है। हाँ, ये जरूरी है कि आप अल्टरनेट रूट्स होते हैं, आप बाय लैंड आ जाए, जिस तरह पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूब है, जब ये थ्रू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वो तो उधर ही हो सकता है जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं। लोगों ने अल्टरनेट, वैसे कंट्रीज ने जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, ज़ाहिर है जिसकी आबादी ज्यादा है वो तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए ना, उनके तो अल्टरनेट रास्ते ही कोई नहीं। कतर और कुवैत तो अफेक्ट हुए हैं, वो तो तेल और गैस बेचने वाले हैं। जिन्हें लेनी होती है वो भी अफेक्ट हुए हैं। हाँ, तो जिसकी आबादी जितनी बड़ी है, पाकिस्तान अफेक्ट हुआ है, चाइना अफेक्ट हुआ है, इंडिया भी अफेक्ट हुआ है। तो अल्टरनेट्स जिनके पास हैं, फॉर एग्जाम्पल रशियन ऑयल है या ईरानियन ऑयल पाकिस्तान को और सराउंडिंग कंट्रीज में तो जा सकता है। इसी तरीके से यूरोप को जो गैस है बेसिकली वो जाती है ज्यादातर कुवैत के जरिए, वहां पर भी अल्टरनेट रूट्स, लैंड रूट्स है जहां पर कोई, लेकिन जो समुद्री रास्ते हैं, समुद्री रास्ते तो वही हैं जो अवेलेबल है, उसमें तो नया आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो जो ज्योग्राफी है उसके मुताबिक ही। लेकिन ये आपकी बात में इत्तेफाक करता हूँ कि जब इस तरह की बंदिश आती है और वो बंदिश की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो फिर अल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर लोग काम करना शुरू कर देते हैं। भी तो बनाई गई थी, तो हो सकता है ओमान से कोई और नहर बन जाए। जी, अल्टरनेट आप यकीन कीजिए, आप देखिएगा कुछ अरसे बाद चाइना की तरफ से जरूर को अल्टरनेट आएगा। जैसे उनका रोड एंड बेल्ट एंड रोड जो उनका एक है कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट शी का, जिसमें उन्होंने चीन को यूरोप से और अफ्रीका से और सर वो ये तो मसला अब आया है ना कि अब आया कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन आई है। बेल्ट एंड रोड का मंसूबा तो उनका 10 साल पुराना है, उस वक्त तो वो प्रोसीड कर गए थे। ये बेल्ट एंड रोड भी तो कभी किसी ने नहीं सोचा था ना कि मेनलैंड चाइना जो है ना वो यूरोप और एशिया के होता हुआ अफ्रीका तक पहुंच जाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेल्ट एंड रोड का भी तो उनके जेहन में इसलिए है ना कि हमेशा समुद्र पे क्यों डिपेंड करें आप, रास्ते खुश्की के रास्ते ज्यादा सिक्योर होते हैं, उनको भी यूज करना चाहिए। तो वो ऑप्शन तो हर वक्त होती हैं, उस पर फिर लोग काम करना शुरू कर देते। सही। अच्छा, आपने गैस पाइपलाइन का भी जिक्र किया, कुछ कल सोशल मीडिया पे भी इतलात थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चली कि गैस पाइपलाइन की बहाली के हवाले से बड़ी कोई मस्बत पेशरफ्त हुई है, कोई है इतलात इसके हवाले से? देखिए, गैस पाइपलाइन की बहाली कोई बड़ा काम नहीं है। ईरान पाकिस्तान का एग्रीमेंट है, ईरान ने अपने इलाके में ज्यादातर में बिछाया हुआ है, पाकिस्तान नहीं बिछा सका बिकॉज इंटरनेशनल सैंक्शन ईरान पे थी और हमारे लिए मसले पैदा हो रहे थे। अभी थोड़ा सा इशू बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का भी है, वो हमारा इंटरनल इशू है, उसको एड्रेस कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि जो ये जंग के बादल मुस्तकिल छटते हैं, कोई पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता है और बाकायदा ईरान से सैंक्शन उठ जाएंगी, तो ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ऑलरेडी हर चीज एग्रीड है, 2009 का मनसूबा ये फाइनल हुआ हुआ है। तो आई थिंक कि इसके ऊपर यकीनी तौर पर पेशरफ्त होगी और ये एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, आप उसको इंकलाब से कम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इतने बड़े 25 करोड़ के मुल्क की, वो जब ईरान से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, दो उसके फायदे होंगे, एक अनइंटरप्टेड और दूसरा सस्ती एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, डोर स्टेप पे आपको चीज मिल रही है। जी, सही होगा। सही। अच्छा, अभी कल वैसे इस हवाले से कोई एस्टिमेशन भी लग रहा था कि शायद $2 अरब का पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होने, कोई वैसे है संजीदा हलकों में ये बात डिस्कस हुई है कि कहीं से? हम तो यहाँ तक खबर सुनते रहे कि ये कहीं ना कहीं जो है वो कैजुअल टॉक में ये डिस्कस भी हो चुकी है।
जी बिल्कुल हो चुकी है। जैसे आपको मैंने कहा हर चीज रेडी है, ये कोई भी हमने कंसीव नहीं करना, मनसूबा बना हुआ है, इस पे एस्टिमेट्स भी हो गए हैं तमाम, इसके ऊपर प्रिपरेशंस तो डेफिनेटली उसी वक्त हो गई थी। ईरान ने अपनी साइड पे इस पे काम शुरू भी कर दिया था, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से हमें उस पे काम रोकना पड़ा या हम आगे नहीं बढ़ा सके। डिस्कशंस भी हो चुकी हैं और मेरा अपना ख्याल है कि प्रैक्टिकली भी आप बहुत जल्द देखेंगे इसमें पेशरफ्त, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा कीन है, ईरान तो है ही है, हम ईरान से ज्यादा कीन है, क्योंकि हमारी तो रिक्वायरमेंट अगर इस तरीके से, खास तौर पे गैस, पाकिस्तान में गैस बहुत कम हो चुकी है, घरेलू सार्फिन को भी गैस नहीं मिल रही, गैस की राशनिंग करनी पड़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट पूरी तरह मुतासर हुई है, खासतौर पर टेक्सटाइल हौजरी की इस वजह से इंडस्ट्री मुतासर हुई है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आपको पता ही है कि हमारा अदरवाइज तो हमारा मेन जो गैस की पाइपलाइन सुई से जो बलोचिस्तान से आती है, हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो ऑलरेडी सारे के सारा बिछा है, सिर्फ आपने उसको लिंक करना है। जो बीच में पोर्शन है फ्रॉम ईरानियन बॉर्डर टिल मे बी सुई डेरा बुक्टी, तो वो तो इतनी बड़ी बात, आगे तो पूरे मुल्क में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर गैस पाइपलाइन का है, वहां पर तो हमने बिछानी नहीं, या तो ना हमने पूरे मुल्क में बिछानी है फिर भी बात हो। तो जो ऑलरेडी गैस में स्ट्रक्चर है उसके साथ लिंक करना है, इस पे इतना टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये दूसरी तरफ जो सऊदीया की तरफ से भी हमें ऑफर थी कि आरामको रिफाइनरी भी हम ग्वादर में कायम करेंगे, इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है, ग्राउंड रियलिटी में कोई चीज आई है ये इस हवाले से? प्राइम मिनिस्टर ने जो लास्ट विजिट किया था सऊदी अरेबिया का, आपको याद हो, हाई लेवल डेलीगेशन के साथ, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे, उसमें सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर है, काफी इंटरेस्ट उन्होंने शो किया था सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। उनका विजिट एक पेंडिंग अभी है, मेरा ख्याल वो विजिट मुझे तो जल्दी होगा, जंग की वजह से उसमें तात्तुल आ गया। जब वो विजिट होगा तो उसमें बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट होगी, मेजर सऊदी इन्वेस्टमेंट है थ्रू आरामको हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जो लास्ट भी अनाउंस हुआ था उसमें से बाकी चीजें तो उसमें भी आई थिंक सारी सारी एग्रीड ही है, सिर्फ बाकायदा उसकी अनाउंसमें होनी है, ग्राउंड ब्रेकिंग होनी है कह लें। जी 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 सही। अच्छा, अभी मैं कल भी एक रिपोर्ट राइटर्स की पढ़ा था कि अब चूंकि सप्लाई में काफ़ी जो है वो इंटरप्शन रही है, तो हर मुल्क अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको या तो स्टैब्लिश कर रहा है, या फिर अगर ऑलरेडी अगर एक मखसूस मिकदार थी अब उसको बढ़ाने जा रहा है। अब पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, हम तो जैसे ट्रांजिट में कोई चीज़ होती है तो उसको भी जो है वो एक ट्रेंड में देख रहे होते हैं कि वो चीज़ आ रही है तो फिर इस्तेमाल होनी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से। तो हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो है नहीं, इस हवाले से कोई आपको इत्तला है कि गवर्नमेंट इस पे भी कोई काम कर रही हो, इस पे कोई सोल्यूशन कर रही हो? नहीं, हमारे मुल्क में स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्कुल है, 21 डेज का हमने हर वक्त मेंटेन किया होता है मिनिमम। वो हमने तो ऑलरेडी इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया, यार हमारा ईस्टर्न बॉर्डर पे हर वक्त एक जंग की सी सूरत है जब से पाकिस्तान बना रहती है, तो वो तो है, उसको बढ़ाने की जरूरत डेफिनेटली है, क्योंकि आबादी भी बढ़ गई है। तो जो उससे उन रिजर्व को जैसे जैसे अभी जिस सिचुएशन में बनी है, खुदा ना खासा अगर ये सिचुएशन पाकिस्तान को दरपेश होती तो आपके जो रिजर्व्स हैं उन पर डिपेंड करती है हर चीज। तो मेरा ख्याल है हमें भी अपने रिजर्व्स को इनहांस करने की जरूरत है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल उसका जो टाइम वक्त के लिहाज से। मैं 21 डेज को ग्रेजुअली इंक्रीज करके 35-40 डेज पे ले जाए, ऑलरेडी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि अभी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनको बढ़ाया जाए। और मेरा पूरा यकीन है कि इससे भी ये सोच तो अभी कुछ अरसे से पाकिस्तान में एट द हाईएस्ट लेवल डेफिनेटली है ही है। इस पे न सिर्फ सोच विचार हो रहा है बल्कि सीरियसली इसको सोचा जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि जब इन चीजों से हम फारिग होते हैं तो उस सिलसिले में भी जो ईरानी प्रेसिडेंट आ रहे हैं इनके साथ कोई वक्त में कोई कारोबारी हजरात भी हैं, या सिर्फ ये जो है वो एक रस्मी दौरा है? मेरा ख्याल हाई पावर डेलीगेशन है, कारोबारी हज़ार तो शायद अभी थोड़ा अर्ली होगा, लेकिन डेफिनेटली जो उनके ईरान में जो कि बड़ी मैसिव रिकंस्ट्रक्शन होनी है, ईरान में बहुत ज्यादा तबाही हुई है जो 40 डेज की वार में, उस रिकंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान ईरान की बहुत मदद कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ मटीरियल। तो उस जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है मेरा ख्याल है उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग इसमें हैं, बाकी ज्यादातर उनके सफारती लोग हैं। और बेसिकली ईरान में आपको पता है कि वहां पर भी मुख्तलिफ पावर हाउसेज है ना, पावर बेसिस है उनके,
पासदार इनकलाब है, उनकी जो जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है वो है, फिर वहां पर उनके जो रहबर मिल्लत हैं जिनको आयतुल्ला जी जी मुश्तबा खामनई सब उनके लोग हैं। तो मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के लोग इस वक्त में है रिप्रेजेंटिंग देयर ओन अपने जो उनके मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। बेसिकली जैसे आपको मैंने कहा कि पाकिस्तान से एक नेशन के तौर पे, एक रियासत मुल्क के तौर पे वो ज़ाहिर जमहूरियती शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बट जो मैंने आपको कहा कि कुछ इसमें आल्दो मेरा ख्याल है कि इसके बाद डिटेल विजिट भी एक्सपेक्टेड है, वफूद सतह पे भी, मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर भी। बट इसमें इस तरह के लोग डेफिनेटली हैं कि ताकि फूड बातचीत कर लीजिए। जो दौरा बहुत छोटा है उसमें ये मुमकिन तो नहीं है, इनिशियल इंफॉर्मेशन शक्कर हम समझे। जी सही सही। बाबर साहब एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे और बात होगी पंजाब के हवाले से, क्योंकि आपका ताल्लुक पंजाब गवर्नमेंट से भी है तो उससे भी आप मुस्तफीद होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा नाज़रीन की खिदमत में आते हैं।